नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का संविधान। भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत जो उद्देशिका दी गई है, उद्देशिका को हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में जिसे हम प्रीएम्बल बोलते हैं। ठीक है, तो उस प्रीएम्बल, प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को देखेंगे और उद्देशिका में जो कठिन वर्ड हैं जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन शब्दों का जो अर्थ होता है, इन शब्दों का जो अर्थ होगा उसके अर्थ को भी देखेंगे और ये शब्द जो हैं किस इसमें जो कुछ शब्द हैं जैसे समाजवादी शब्द है तो किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक, कब संशोधन हुआ, इन सारी बातों पर भी चर्चा करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं इसमें उस पर चर्चा तो करेंगे ही, और जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं भारत का संविधान उद्देशिका प्रस्तावना अर्थात प्रीएम्बल को। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे और किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे हम उद्देशिका के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं। इतना तो समझ में आ गया था। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है जिसे हम संविधान का परिचय भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का परिचय किसे कहते हैं तो आप बताएंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे हम संविधान का परिचय भी कहते हैं और भी क्या कहते हैं, और उसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो आप बताएंगे संविधान की आत्मा, भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, अब एक और शब्द देखते हैं जो संशोधन कब हुआ और किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये संशोधन हुआ था। अब देखिए ये इसमें जो संशोधन है, अब किसमें संशोधन हुआ था? प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। कब किया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था। प्रस्तावना में संशोधन हुआ, कब हुआ? अब पूछा जा सकता है कब प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, बताएंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। अब संशोधन में क्या हुआ था, क्या ऐड किया गया, अब बताएंगे इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, तो आप बताएंगे समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। उसी तरह पूछ सकता है धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो आप धर्मनिरपेक्ष या अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, तो इसका भी उत्तर यही होगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो संविधान की प्रस्तावना उसमें समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द जोड़े गए। अब हम बात करते हैं इसके प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द हैं, जो कठिन वर्ड हैं उसके बारे में। जैसे संप्रभु का मतलब क्या होता है, ठीक है, संप्रभु का मतलब क्या होता है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए संप्रभु का मतलब इसमें दिया है कि जो भारत है वह किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। यह क्या, एक स्वतंत्र राज्य अर्थात गणराज्य है, ठीक है, देश है। तो बता रहे कि भारत जो है संप्रभु है। संप्रभु का मतलब यह किसी के अधीन नहीं है, किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं, यह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को स्वयं देख सकता है, यह किसी के अधीन नहीं है, संप्रभु है। ठीक है, अब देखिए दूसरा समाजवादी शब्द है। तो समाजवादी शब्द सबसे पहले आप बात कर लेंगे। समाजवादी से जो शब्द है यह शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और समाजवादी शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है आप बताएंगे। जो समाजवादी शब्द है यह क्या करता है, जो सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित कराने की सरकार की भूमिका पर जोर देता है। कौन शब्द, अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार की भूमिका पर जोर देता है, तो आप बताएंगे समाजवादी जो शब्द है यह सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार की भूमिका पर जोर देता है। और समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में सभी धर्मों को समान माना जाता है। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सभी लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं, सबकी अलग अलग वेशभूषा है। लेकिन यदि राष्ट्र की बात आती है, अपने देश की बात आती है, तो ये सभी लोग क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं एक में। जहाँ राष्ट्र की बात होती है, अपने देश की रक्षा की बात होती है, वहाँ यह नहीं देखता है कोई हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सभी लोग जो है एकजुट होकर के उस जो मुसीबत आती है उसका सामना करते हैं। अगर कोई देश हमला करता है उसका जवाब देते हैं, ठीक है, सभी लोग जवाब देते हैं। और सभी लोग, सभी धर्मों के लोग, आप जानते हैं कि सभी अन्य शासन में, फोर्स में सभी लोग हैं। तो ये कोई नहीं कह सकता कि जो आर्मी है उसमें ये धर्म के लोग नहीं रहेंगे, या जो पुलिस इसमें इस धर्म के लोग नहीं रहेंगे। सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका मतलब बता रहा है कि भारत में जो सभी धर्मों को क्या है, समानता मिलती है। और जो राज्य होगा, भारत के अंदर को जो राज्य हैं, वे राज्य का भी ये धर्म है कि वह किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत में जो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं, माने, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आप इसमें ये भी एक है बात कि अगर आप किसी भी धर्म के अंदर हैं तो आप रहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म में परिवर्तन नहीं करा सकते जोर दे करके, ठीक है, दबाव बना करके किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। यदि वो अपने मन से चाहता है अपना धर्म परिवर्तन करना तो कर सकता है, लेकिन आप किसी पे जोर या दबाव डाल करके धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही हुआ कि भारत में सभी धर्मों को जो समान अधिकार मिलेगा, सभी धर्मों के लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने धर्म को मनाने के लिए, अपने अपने रीति रिवाज की तरह से रहने के लिए, ठीक है। और राज्य का भी यह धर्म होगा कि वह किसी भी धर्म को विशेष बढ़ावा नहीं देगा, ठीक है। तो सभी लोग स्वतंत्र हैं। अब आते हैं बात लोकतांत्रिक की करते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होगा, तो आप बताएंगे भारत में सरकार द्वारा लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रति क्या है, जवाबदेही भी होती है सरकार की। तो लोकतांत्रिक हुआ। लोकतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा सरकार जो चुनी जाती है, ठीक है, और लोगों के प्रति वो जवाबदेही भी होती है सरकार की। यदि सरकार कुछ गलत करती है तो लोग, जनता उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो भारतीय जो लोकतांत्रिक का मतलब हुआ कि भारत की जो सरकार है वह लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रति जवाबदेही भी होती है। गणराज्य का मतलब क्या हुआ, गणराज्य का मतलब बता रहा है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति जो होता है, वो क्या होता है, निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब है कि जैसे उन्हीं के वंश के लोग रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पिता है, ठीक है, राष्ट्रपति, तो उसका जो पुत्र होगा वो राष्ट्रपति हो गया, पुत्र का जो पुत्र वो राष्ट्रपति हो गया। तो इस तरह से या प्रधानमंत्री हो गया। तो इसे हम कहते हैं वंशानुगत, ठीक है। लेकिन यहाँ वंशानुगत नहीं होगा। यदि आज कोई राष्ट्रपति है तो दूसरी बार निर्वाचित करके हम दूसरे राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। कोई जरूर नहीं कि वही राष्ट्रपति एक बन गया तो उसी के परिवार के या सदस्य बनते रहें। तो यह क्या है, वंशानुगत नहीं है। यह क्या है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो, और भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते। तो इसे हम कहेंगे यह गणराज्य है, ठीक है।